पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है कि गर्म कपड़े पहनने के बाद भी सर्दी रुक नहीं रही है। ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि आखिर राहुल गांधी कैसे इस सर्दी में हाफ स्लीव टी शर्ट में घूम रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वे एक ही टी शर्ट में घूमे थे। उनकी सफेद टी शर्ट चर्चा में रही है। जब पहली बार वे सफेद टी शर्ट में दिखे थे तो टी शर्ट की कीमत पर सवाल उठाए गए थे। मीडिया में चला था कि राहुल गांधी जो सफेद टी शर्ट पहनते हैं उसे धोने के लिए उनके साथ एक पूरी की पूरी टीम चलती है। हिंदी अखबार दैनिक जागरण की खबर में दावा किया गया था कि जिस टी शर्ट को पहनकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं उसकी धुलाई के लिए एक अलग से गाड़ी चल रहती है, जिसमें मुंबई की वह टीम रहती है जो टी शर्ट समेत राहुल गांधी के अन्य कपड़े धोती है। यह भी कहा गया था कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके कपड़ों की धुलाई और प्रेस करने के लिए जिस टीम की सेवा ली जा रही है उसका नाम विवेक इंडस्ट्री है। विवेक इंडस्ट्री की टीम राहुल गांधी के टी शर्ट के अलावा हर दिन कांग्रेस नेताओं के करीब 200 कपड़ों को धोती है। ये टीम एक कंटेनर में होती है जहां वॉशिंग मशीन के जरिए कपड़े की धुलाई होती है। राहुल गांधी के कपड़ों में केवल टी शर्ट और पैंट ही होते हैं। इस टीम में 4 लोग हैं और भारत जोड़ो यात्रा के शुरू से ही साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट की कीमत पर भी सवाल उठे थे। दावा किया जा रहा था कि राहुल गांधी ने जिस तरह की टी शर्ट पहनी है उसकी कीमत 40,000 से ऊपर है। बर्बरी की ऑर्गेनिक कॉटन पिक की टी शर्ट है। इसे मोनोग्राम मोटिफ के साथ अपडेट किया गया है। साथ ही इसमें विंटेज चेक का भी इस्तेमाल किया गया है। गोदी मीडिया क्या यह स्टोरी कर सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़े कौन धोता है, उन पर कितना खर्च आता है, कौन सी इंडस्ट्री ये काम करती है? इस तरह की स्टोरी करने की इजाजत गोदी मीडिया को नहीं है। कड़कड़ाती सर्दी में राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में क्यों चल रहे हैं? ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से तब किया गया था जब यात्रा हरियाणा पहुंची थी। उन्होंने कहा था, मध्य प्रदेश में 3 गरीब लड़कियों से मिलने के बाद मैंने मार्च के दौरान केवल टी शर्ट पहनने का फैसला किया। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने सफेद टी शर्ट क्यों पहनी है, क्या मुझे ठंड नहीं लगती? तब उन्होंने बताया था केरल में जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी वहां मौसम गर्म और उमस भरा था, लेकिन जब हमने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया तो वहां थोड़ी ठंड थी। इस दौरान एक दिन फटे कपड़ों में 3 गरीब बच्चियां मेरे पास आईं। जब मैंने उन्हें पकड़ा तो वे ठंड से चलते हुए कांप रही थी क्योंकि उन्होंने अच्छे और गर्म कपड़े नहीं पहने थे। ये देखकर उस दिन मैंने फैसला किया कि जब तक मैं कांप नहीं जाऊंगा मैं केवल एक ही टी शर्ट में चलूंगा। हरियाणा के अंबाला में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, जब मैं कांपने लगूंगा तब सोचूंगा कि स्वेटर पहनूं। मैं उन 3 लड़कियों को संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लगती है तो राहुल गांधी को भी ठंड लगनी चाहिए। भाजपा नेताओं के दिमाग में यह तो सवाल बार बार उठ रहा होगा कि आखिर राहुल गांधी को सर्दी लगती क्यों नहीं? क्या वह ऐसी किसी खास चीज को ग्रहण करते हैं जो उन्हें भीतर से गर्मी का एहसास दिलाती है? यह सवाल भी किसी बीजेपी नेता ने ही पूछा है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मेडिकल जांच कराई जाए तो सब सामने आ जाएगा। कोई आदमी आखिर इतनी सर्दी में बगैर ऊनी कपड़े पहने कैसे चल सकता है? क्या भीतर कोई बहुत टाइट थर्मल पहना हुआ है? वह किसी ऐसी जड़ी बूटी का सेवन कर रहे हैं जो उनके बदन के तापमान को ऊपर रखती है? भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक यही सवाल बना हुआ है कि एक टी शर्ट में कैसे राहुल गांधी दिख रहे हैं। दूसरी ओर वे हैं जो एक दिन में केक ही परिधान ग्रहण करते हैं। उसमें कितना वक्त लगता होगा? 3 बार परिधान बदलना काम के घंटों में गिना जाता होगा क्या? एक मजदूर के काम के घंटे तब ही गिने जाते हैं जब वे काम शुरू करता है। उधर एक आदमी का हर सेकंड, हर काम, उनके पर्सनल काम भी काम के घंटों में गिने जाते हैं। अब जरा ये कल्पना करें, ये तस्वुर करें कि अगर वो का मतलब तो आप समझ गए होंगे। अगर वो एक टी शर्ट में और वो भी इस कड़कड़ाती सर्दी में घूमते तो उन्हें क्या बना देता गोदी मीडिया? क्या क्या उपाय नहीं देता? बताता कि सब तपस्या का फल है। 18 घंटे काम करने का नतीजा बताया जाता और भी नहीं जाने क्या क्या बता दिया जाता। शायद भगवान ही घोषित कर देता। वैसे राम मंदिर न्यास के चंपत राय तो उन्हें विष्णु का अवतार बता ही चुके हैं और भी कई लोग उन्हें किस्म किस्म के अवतार घोषित कर चुके हैं। 14 जनवरी से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी राहुल गांधी सफेद हाफ टी शर्ट में ही कर रहे हैं।
यात्रा उस वक्त शुरू की गई है जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सरगर्मियां तेज हैं और चारों ओर इसी के चर्चे हैं। ऐसे में यात्रा को मीडिया में कितना कवरेज मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। मीडिया ने भारत जोड़ो यात्रा को भी खास अहमियत नहीं दी थी। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर यात्रा, हर रोड शो, हर जनसभा का लाइव प्रसारण किया जाता है। गोदी मीडिया के पक्षपात का आलम यह है कि वह भाजपा को 90% से ज्यादा जगह देता है। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश की जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश में है। जब मीडिया कांग्रेस को जगह नहीं देगा तो कांग्रेस के पास यही विकल्प बचता है कि वे सीधे जनता से जुड़े, उनकी समस्याएं सुने, उन मुद्दों को उठाए जिन्हें दफन कर दिया गया है, उनकी चर्चा नहीं करता, जनता की बात नहीं करता है। राहुल गांधी ने कोहिमा में भारी भीड़ के बीच धर्म और आस्था पर अपना स्टैंड साफ किया है। राहुल ने कहा, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म का पर्सनल रिश्ता रखते हैं, जो धर्म के साथ सार्वजनिक संबंध रखते हैं वो धर्म का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। मैं धर्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता। जो धर्म के सिद्धांत हैं उसके जरिए मैं अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं लोगों की इज्जत करता हूं। जब मुझे कोई कुछ बोलता है तो अहंकार से बात नहीं करता, मैं नफरत नहीं फैलाता। मेरे लिए धर्म है, मैं अपनी जिंदगी में इसी धर्म का पालन करता हूं। राम मंदिर लोकार्पण पर भी राहुल ने साफ कहा, यह समारोह एक राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। राहुल हिंदू धर्म के प्रमुख लोगों तक ने कहा कि यह धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। सवाल यह है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ। यात्रा के बाद हुए कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी मिली तो वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की सफलता का एक बड़ा श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को दिया था। भारत जोड़ो यात्रा जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी उनमें से 15 में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। हालांकि यात्रा कई दिनों तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी रही, लेकिन इसका चुनावी असर ज्यादा नहीं हुआ। भारत जोड़ो यात्रा का भले ही कांग्रेस को हिंदी प्रदेशों के चुनाव में फायदा ना मिला हो, लेकिन इस यात्रा से राहुल गांधी की एक अलग छवि पेश की गई। किसी छोटी बच्ची को गोद में लेकर चलने की बात हो या किसी बूढ़ी महिला को गले लगाने की बात हो, मजदूरों को गले लगाने की बात हो और बीच सड़क पर अपनी मां के जूते का लेस बांधने का दृश्य हो, हर मौके पर राहुल ने जनमानस में अपनी अलग इमेज बनाई है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितनी कामयाबी हासिल होती है। जैसी उम्मीद थी, मीडिया से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगभग गायब है। पूरा मीडिया सिर्फ राम मंदिर के उद्घाटन से भरा पड़ा है। हर दूसरी तीसरी खबर राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर है। कितनी बड़ी अगरबत्ती बन रही है, कितनी लंबी धूपबत्ती बन रही है, आदि आदि खबरों से अखबार और न्यूज चैनल भरे पड़े हैं। इन हालात में कांग्रेस के पास सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा है। सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस कितने लोगों तक पहुंच पाएगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। 8 महीने बाद मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है। मणिपुर खबरों से बाहर कर दिया गया है। पूरे देश में जब राम लहर चल रही है तो मणिपुर में हिंसा की लहर जारी है। मणिपुर में बुधवार 17 जनवरी की सुबह एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। टेंगओनपुर जिले के सीमावर्ती शहर मोहरे में संदिग्ध उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों के वाहन पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें एक कमांडो शहीद हो गया। उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों की एक चौकी पर बम फेंके और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। मृतक की पहचान मोहरे में राज्य पुलिस कमांडो के रूप में तैनात भारतीय रिजर्व बटालियन के जवान बोंगखेम सोमोजीत के रूप में की गई है। उग्रवादियों ने अस्थायी कमांडो चौकी पर भी आरपीजी गोले भी दागे, जिससे आसपास के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मणिपुर सरकार ने शांति भंग होने, सार्वजनिक सद्भाव बिगड़ने और मानव जीवन एवं संपत्ति को गंभीर खतरे की आशंका संबंधी जानकारी मिलने के बाद 16 जनवरी को देर रात 12 बजे से कर्फ्यू लगा दिया है। हिंसा जारी है। 8 महीने बाद भी मणिपुर शांत नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अहवाल रिपोर्ट 2024 में मानवाधिकार के मोर्चे पर भारत के रुख और नीतियों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 740 पन्नों की अपनी ताजा रिपोर्ट में संगठन ने मणिपुर में हुए नस्लीय टकराव से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन और जम्मू कश्मीर के हालात का जिक्र किया है।
संगठन ने अपने बयान में भारत में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को हिंदू राष्ट्रवादी सरकार कहा है। रिपोर्ट के अनुसार छापे मारकर कथित वित्तीय गड़बड़ी के आरोप और गैर सरकारी संगठनों को मिल रही आर्थिक मदद के लिए बने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन कानून का इस्तेमाल कर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आलोचकों को परेशान किया गया। संगठन की एशिया उप निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा, भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी नीतियों के कारण अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। इससे डर का माहौल बना है। सरकार की आलोचना करने वालों में डर पैदा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई में हरियाणा के नूंह में हिंदू धर्म मानने वाले कुछ लोगों ने एक जुलूस निकाला, जिसके बाद इलाके में हिंसा तेजी से फैली। सरकार ने मुसलमानों के विरोध में कार्रवाई करते हुए कई मुसलमानों की संपत्तियों को तोड़ा और उन्हें हिरासत में लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मामला इतना बढ़ा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बीजेपी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार से कड़े सवाल किए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध प्रदर्शन की आजादी पर कथित पाबंदी का जिक्र किया है। रिपोर्ट में सुरक्षा बलों के हाथों कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल मौतों के बारे में भी कहा गया है। दिसंबर में पुंछ जिले में चरमपंथी हमले के बाद सेना ने पूछताछ के लिए 9 लोगों को उठाया था। उनमें से 3 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। क्या आपने किसी अखबार में ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट छपी देखी, उस पर संवाद की देखा? क्या किसी न्यूज चैनल ने इस खबर को बहस का हिस्सा बनाया? नहीं बनाया होगा, ऐसा पूरा यकीन है। बनाया हो तो जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।